हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए झारखंड के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908, जो कि झारखंड के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11 नवंबर 1908 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था। तो इसका जो है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन एच हाफमैन। हाफमैन ने इसका खाका तैयार किया था, यानी ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रेरित था छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त तीनों। उत्तरी छोटानागपुर में प्रमंडल में भी लागू है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लागू है और पलामू प्रमंडल में लागू है। ये तीनों प्रमंडल में लागू है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 19 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 271 धाराएं हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1920 में प्रथम संशोधन किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा एक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना। ये छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, जबकि उद्देश्य है भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति, जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों को रक्षा करना और जनजातियों के विद्रोह को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का जो है उद्देश्य नहीं है, मतलब सही आंसर है ऑप्शन सी, जनजातियों को भूमि को बेदखल करना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूमि स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरकर कहलाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वैसे भूमि जिसमें परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुत्र भूस्वामी के वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पुनर्ग्रह भूधृति इसे कहा गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है क्या है। कृषि वर्ष का तात्पर्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रैयत द्वारा धारित भूमि। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी हो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। मतलब जो भी रैयत द्वारा भूमि के जो उपभोग करता है उसके बदले में अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल, उसे लगान कहते हैं। जो भी कुछ दिया गया हो उसके बदले में जो उपयोग करता है उसका भूमि। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णाग्रह भूधृति का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी भूधारक को भी शामिल किया गया है, रैयत को भी, और मुंडारी खुटकट्टीदार को भी शामिल किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुका। तो अगले प्रश्न में आ चुके। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों रैयत के प्रकार है, अधिभागी रैयत, अनाधिभागी रैयत और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूधारक कहा जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लगाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भूधारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल न्याय का आदेश। सिविल न्याय का जो आदेश होता है उसे डिक्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूमिहार को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 वर्ष। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या ग्राम मुखिया की लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 9 के क के तहत। अगला प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 17। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत की लगान बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धारा 27। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22, धारा 22 के तहत। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 33, धारा 33 के क में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किस खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत 10 वर्षों से अधिक की तो काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि की लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, कितने वर्षों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 20 वर्षों में। 20 वर्षों में अधिक काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि की लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित से किस आधार पर किसी अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी आधारों पर यदि वह तीसरी कृषि वर्ष से प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछली 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो, और दूसरा नंबर में यदि रैयत ने अपनी भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, और ऑप्शन सी भी यदि रैयत के उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हुआ है। तीनों में से अगर हो गया तो उसे सभी आधारों पर उसे बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अन्य अधिभोगी रैयत की जोत से बेदखल किया जा सकता है, किसके आदेश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपायुक्त। जो उपायुक्त अगर आदेश दे देगा तो उसे रैयत को बेदखल किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिनियम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 10 कितने वर्षों में कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगत बंधक कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुगत बंधक कर सकता है, जो इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिहारी और उड़ीसा
सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो उसके भुगतबंध बंधक कर सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 3 क के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप पक्षकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपायुक्त। आवश्यक रूप से पक्षकार होगा, उपायुक्त पक्षकार होगा। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? मतलब 1908 की जो अधिनियम है उस किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत की जोत के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 47। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माल कचहरी में या डाक मुद्रा दोष द्वारा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितना वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6.25%। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार में लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 63। अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार की किस बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 63 की क। अगला प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी किसी रैयत द्वारा बंजर या प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है? मतलब बोल रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 64। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा डैश के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका संरक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारियों को दे सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 82 के तहत 82। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त
भूमि की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 118 के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन से शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी शामिल है। किसी भूस्वामी को अपने उपकरणों से अपने सेवकों के द्वारा जोतता हो या जो किसी अधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। ऑप्शन सी जैसे भूमि या रांची धनबाद जिलों के छोड़कर तथा सिंहभूम जिले के पटमद्दा ईचागढ़ तथा चांडिल थानों को छोड़कर छोटानागपुर प्रमंडल में जिरारत के रूप में ज्ञात हो। युग सभी शामिल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत मुंडारी कुटकट्टीदार और काश्तकारी के अंतर्गत को प्रतिबंध किया गया है, किस धारा के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 240। अगला प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि की लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिला उपायुक्त। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान कौन किया जाता है, किस वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंदोबस्त पट्टे द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राज्य सरकार। अगले प्रश्न में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम किस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 5। अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट के उद्देश्य है क्या है। CNT एक्ट के उद्देश्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी छोटानागपुर के भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना। ऑप्शन बी जनजातीय समुदाय की भूमि संबंधी अधिकार को रक्षा करना या जनजातीय भूमि संबंधी मालिकाना का हक प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगले प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों। ये भारतीय संविधान के 66वें संविधान 1990 द्वारा CNT एक्ट की कुछ धाराओं को भारतीय संविधान की 9वीं
अनुसूची में शामिल किया गया। और ऑप्शन बी भी 9वीं अनुसूची में शामिल होने के परिणाम न्यायपालिका इनमें से हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यदि संसद को हो इसमें संशोधन करने के अधिकार है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? अगला प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट की किस धारा के तहत जनजाति भूमि का हस्तांतरण या विक्रय उद्योग, खनन एवं कृषि कार्य हेतु गैर जनजाति को दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 49। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट की धारा 49 के संदर्भ में क्या कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ये A, B, C, H सभी धारा 61 के अंतर्गत 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि CNT एक्ट के संदर्भ में सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी सही है। ये जो है इस अधिनियम की धारा 71 क के अनुसार किसी जनजाति भूमि का किसी गैर जनजाति के अंतरण किए जाने पर इसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी, इस धारा के तहत क्षतिपूर्ति के द्वारा किसी जनजाति जमीन को गैर जनजाति को अंतरित किया जा सकता था। ऑप्शन सी, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जमीन की वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर होंगे। ये उपयुक्त सभी सही सभी पर जो है संदर्भ में सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम व वैधीकरण हेतु बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1969। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसने सरकार को सिफारिश की कि किसी भी परियोजना, खनन, विद्युत व अन्य की स्थापना हेतु अधिभूमित क्षेत्रों में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2005। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि वर्ष 1894 में सार्वजनिक हित के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ये था CNT एक्ट से संबंधित प्रश्न इतना ही था। तो अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।